हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कि भाई स्टेट्स जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टेट्स की जो है वो थ्योरी शुरू करेंगे। यहाँ हम देखिए थ्योरी दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक थ्योरी तो जो ऐसी है कि अभी समझ आ सकती है, वो तो अपन अभी करेंगे, और एक ऐसी जो है जो प्रैक्टिकल पे बेस्ड है, उनको अपन प्रैक्टिकल चैप्टर के बाद में करेंगे। तो थ्योरी दो पार्ट में करेंगे। एक थ्योरी जो है वो अभी कर रहे हैं, ये सिंपल सी थ्योरी, मतलब सिंपल तो नहीं, वैसे थ्योरी है वो भी सिंपल ही है, लेकिन जो थ्योरी प्योर थ्योरी है वो अभी कर रहे हैं, और जो थ्योरी किसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है वो सारी थ्योरी हम बाद में करेंगे। अभी हमने सबसे पहले तो कल जो है वो ये देखा था कि भाई स्टेट्स जो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, और अपने को पता चला था कि काफ़ी सारी जगह पे इस्तेमाल होती है। क्लियर? अब सबसे पहले तो स्टेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टेट्स की डेफिनेशन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो ट्रेडिशनल है वो, और एक जो है मॉडर्न है वो। ट्रेडिशनल वालों ने क्या कहा था, स्टेट्स के जो एरिया है उसको लिमिटेड बताया था कि स्टेट्स का मतलब डाटा। लेकिन जो मॉडर्न है उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट्स सिर्फ डाटा के साथ नहीं, स्टेट्स हर फील्ड में काम आती है, हर जगह काम आती है, स्टेट्स जो है वो हर जगह मदद करती है। तो उन्होंने इस डेफिनेशन को थोड़ा और बड़ा किया, इस एरिया को और बड़ा किया। तो अभी जो डेफिनेशन जो चलती है, जो सही डेफिनेशन है वो ये है। हालांकि ये भी पूरे तरीके से 100% पूरे स्टेट्स को कवर तो नहीं कर रही, लेकिन अभी के हिसाब से बाकी की तुलना में देखें तो ये सही है। क्या है? बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन, इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट समझिएगा, आगे हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे कि ये जो है ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एक स्टूडेंट का एक डाटा जो है वो कभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता है। मान लीजिए इस दुनिया में एक बार ही एग्जाम हुआ और एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और उसने 10 में से मान लीजिए 5 नंबर लेके आया, तो हम ना तो उसे इस नंबर से पता चलता है कि ना तो वो होशियार है, न इससे पता चलेगा कि वो कमजोर है, न ये पता चलेगा कि एवरेज है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें ये भी तो पता नहीं कि इंटेलिजेंट कौन है। समझ पा रहे बात? भाई दो स्टूडेंटों ने, मान लीजिए एक एक ही स्टूडेंट का एग्जाम लिया और वो 10 में से 5 लेके आया, आपने कहा कि वो कमजोर है, जबकि अगर दूसरे से दिलवाते तो वो 2 भी नहीं ले पाता और वो 5 लेके आया, तो बढ़िया स्टूडेंट था। और हो सकता है कि बाकी किसी को भी अगर दिलवा देते तो 10 में से 10 ले आता, और ये सिर्फ 5 लेके आया, तो ये कमजोर है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक अकेला डाटा कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा पाएगा। तो स्टेट्स के लिए आपको क्या चाहिए? ज्यादा डाटा चाहिए, ताकि आप क्या कर पाएंगे, उनका एनालिसिस कर पाएंगे। अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, और एक से नहीं बहुत सारे कारणों से वो जो है वो क्या रहता है, अफेक्टेड रहता है। जैसे अपन ने बात की थी कि भाई अगर आप फसल उगा रहे हैं तो वहां पर जो बीज की गुणवत्ता है ये भी मैटर करेगी। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर आपने कौन से डाले वो भी मैटर करेगा। रेनफॉल कैसी हुई, बारिश कैसी हुई, ये भी जो है वो इफेक्ट डालेगा। मौसम कैसा रहा ये भी इफेक्ट डालेगा। और कोई जीवाणु कीटाणु तो नहीं लगे वो भी इफेक्ट डालेगा। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इफेक्ट डालती है। उनको हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब यहां पर देखिएगा, समझिएगा, ये लिमिटेशन में भी पढ़ेंगे हम कि भाई न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमें क्या चाहिए, नंबर्स में चाहिए, तभी जाके स्टेट्स कुछ कर पाएगा। लेकिन हर चीज तो नंबर के अंदर नहीं डाल सकते ना। इंटेलिजेंस को आप नंबर्स में नहीं डाल सकते, कलर को आप इंटेलिजेंस में नहीं डाल सकते, सॉरी कलर को आप नंबर में नहीं डाल सकते कि भाई जो गोरा कलर है उसके लिए ये नंबर, चॉकलेटी कलर उसके लिए ये नंबर। लेकिन स्टेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको नंबर में डालना होगा, तभी जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम इन्हें क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा, जो क्वालिटी पे डिपेंड है। जो क्वालिटी है एक तरीके से, एक होते क्वांटिटेटिव डाटा जो नंबर में सीधे सीधे 10 नंबर का टेस्ट लिया, 5 लिखे है, 6 लिखे है, हाइट 5 7 है, 5 6, वेट 78 79 है, ये सारे क्वांटिटेटिव डाटा क्वांटिटी के अंदर है, नंबर्स के अंदर है, सीधे सीधे नंबर के अंदर। लेकिन कुछ डाटा क्वालिटेटिव है, इंटेलिजेंस हो गया, कलर हो गया, ये जो है ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा।
अब इनके ऊपर सीधे स्टेट्स नहीं लग पाती, क्योंकि स्टेट्स के अंदर तो आप एवरेज कैलकुलेट करोगे, तो एवरेज कैलकुलेट किसका करोगे, नंबर्स होंगे तब जाके कैलकुलेट करोगे। तो इन क्वालिटेटिव को भी आप क्या करना पड़ेगा, नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके स्टेट्स जो वो लग पाएगी। तो इनको नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी अपन आगे देखेंगे। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड, या तो उसको क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेट होता है, या फिर एस्टिमेट होता है। समझिएगा, जैसे हमने कहा कि भाई पीछे वाले साल के अंदर, पहले साल के अंदर, दूसरे साल के अंदर और तीसरे साल के अंदर इसका रिटर्न जो है वो 8% था, 10% था और 12% था। आपसे पूछा मीन कितना होगा, एवरेज कितना होगा, आपने कहा कि 8 + 10 + 12 डिवाइड बाय 3, आपने कहा 10%। ये आपकी कैलकुलेशन है, ये एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर कोई आपने ये चीज़ नहीं बताई। आगे वाले साल के अंदर मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है, आगे वाले साल के अंदर कंपनी जो है वो हो सकता है कि 10% कमाए, हो सकता है कि 15% कमाए, हो सकता है कि 20% कमाए। हमने कहा ये क्या बात हुई, 10%, 15%, 20%। उन्होंने कहा कि 25% चांस है कि 10% कमाएंगे, 50% चांस है कि हम 15% कमाएंगे और 25% चांस है कि 20% कमाएंगे। हमने कहा कि मतलब कितना कमाएंगे, तो उन्होंने कहा देखो इसका मतलब ये हुआ कि 10% कमाएंगे, इसके चांस कितने हो गए 25%, मतलब 0.25। 15% कमाएंगे, इसके चांस कितने हो गए 0.50। 20% कमाएंगे, इसके चांस कितने होंगे 0.25। कितने हो गए टोटल 10 × 0.25 25, 15 × 0.5 7.5, 20 × 0.25 5, 10 और 5 15। हमने कहा कि आप 15% कमाएंगे। अब क्या एग्जैक्ट 15% कमाएंगे क्या जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं, हमने रीजनेबल बताया। समझ पा रहे हैं बात, हमने एस्टिमेट किया है, ये हमारा क्या है एस्टिमेट। हो सकता है कि 15 की जगह 16 भी कमाए, 17 भी कमाए। फिर उसमें आगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन और पढ़ते हैं, जिसके अंदर कि भाई जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन किसी का 3 है तो मतलब +3 और -3 उसकी भी वैल्यू होती है। जैसे कि 12 से लेके 18 तक, कि 12 से लेके 18 तक कमाएंगे, इसके चांसेज होते हैं कि भाई 80%, प्लस एक स्टैंडर्ड डेविएशन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करते हैं तो ये इतना एरिया कवर करता है। आगे आएंगे ये सारे सारे। और 2 अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम करते हैं, जैसे 9 से लेके 21 तक, ये एरिया जो है वो मान लीजिए 95% जो एरिया कवर करते हैं। तो समझिएगा, आप यहाँ पर कैलकुलेट करके भी बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ रहेगी इस तरीके से, और आप एस्टिमेट भी कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है ये एक तरीके से यहाँ पर आप एस्टिमेट भी कर रहे हैं। लेकिन एस्टिमेट के अंदर ये चीज़ है कि आप रीजनेबल एक्यूरेसी देंगे, 100% नहीं देंगे। आप बताएंगे, आप उसको, उसने पूछा कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, हम उसे कहेंगे कि भाई तुम्हें 15% रिटर्न मिलेगा। वो कहेगा कि श्योर, पक्का पक्का प्रॉमिस। उसने, हम क्या कहेंगे, नहीं ऐसा है कि भाई देखो 15% है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए ना कि 3 है, तो इस केस के अंदर कि 15 से 3 इस साइड और 3 इस साइड, कि 15 से 3 कम मतलब कि 12% तक जा सकता है, आगे की साइड मतलब 18% तक। इसका एरिया होता है +1 स्टैंडर्ड डेविएशन और -1। तो हम उसको ये बता देंगे कि भाई 68% तक चांस है कि हम 12% से लेके 18% के बीच में कमाएंगे। और उसने कहा कि और कुछ बताना चाहिए, तो उसमें फिर वापस और जैसे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे की साइड के अंदर और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस आगे की साइड में जाएं, तो उस केस के अंदर ये कितना हो जाएगा, जैसे 3% है तो 15 में से 3 गए 12 और एक बार और गए तो ये 9, 15 के साथ 3 गए तो 18 और एक बार और 3 जुड़े तो 21। तो ये कितना हो जाएगा कि 9% से लेके 21% तक कितना एरिया कवर हो जाएगा 95%, मतलब कि 95% चांस है कि हम 9% से लेके 21% तक बताएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से एस्टिमेटेड। ये क्या है एस्टिमेटेड। तो या तो हम एनुमरेटेड बताते हैं या एस्टिमेटेड बताते हैं, ये स्टेट्स बता रही हैं अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अब आपने कहा कि 95% चांस है कि 9% से लेके 21%, और मान लीजिए
ये जिस दिन भविष्यवाणी करके आप घर पे गए थे और टीवी खोला उस दिन कहा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया, इस वजह से इस साल नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन है, सारा बिजनेस बंद रहेगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाए, तो उस केस के अंदर ये आपकी सारी कैलकुलेशन धराशायी रहेगी। तो ये कैलकुलेशन जो है वो एक्यूरेसी देता है, लेकिन रीजनेबल एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी यहाँ नहीं होती। भाई आपका एस्टिमेट कभी भी करेंगे तो एस्टिमेट के अंदर हमेशा रीजनेबल एक्यूरेसी होगी, आप पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप अगर ऑडिट पढ़ते हैं तो ऑडिट के अंदर भी क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। 100% एश्योरेंस दे पाते हैं क्या? नहीं, 100%, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। वैसा वैसा यहाँ पर भी आप क्योंकि कैलकुलेट करके आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो रीजनेबल एश्योरेंस ही दे पाते हैं। कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, और ये डाटा जो है वो हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पज। प्री डिटरमाइंड पर्पज जैसे जैसे हम चेक करना चाहते हैं कि भाई इस गर्मी की वजह से जो है वो बीमारियां बढ़ी है। अब अगर ये चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इस गर्मी के सीजन के अंदर जाएंगे लोगों के पास और डाटा कलेक्ट करेंगे, भाई इस सीजन के अंदर पर्टिकुलर के अंदर जो वो बीमारी कितनी बढ़ी है या कम हुई है। या फिर हम जैसे चेक करना चाहते हैं कि भाई एक जो शादीशुदा मेल जो है उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा रहती है या शादीशुदा फीमेल की लाइफ ज़्यादा रहती है। तो उस केस के अंदर जो भी हम डाटा कौन से कलेक्ट करेंगे, अब उनकी एज वगैरह सॉरी हाइट वगैरह ये नहीं करेंगे, हम करेंगे कि भाई मैरिड लाइफ उन्होंने कितने साल गुजारी। तो जैसा हमारा पर्पज होगा, जो हमारा कैलकुलेशन का टारगेट होगा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डाटा कैलकुलेट करें। यहीं पर अगर हम हाइट के ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम हाइट के बारे में डाटा कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पज होगा उसके हिसाब से हम डाटा कैलकुलेट करेंगे। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यहाँ समझिएगा प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब क्या है, ये डाटा अगर अकेले हैं तो ये इनका कोई मतलब नहीं, ये डाटा तभी काम के हैं जब ये एक दूसरे से कंपेरेटिव हो, मतलब इनसे हम कंपेयर कर सके, एक डाटा से दूसरे डाटा का कंपैरिजन किया जा सके। मान लीजिए मैंने पहले भी बताया था, जैसे एक स्टूडेंट है उसके 5 नंबर आए हैं 10 में से, क्लास में एक स्टूडेंट है, तो हम उसको ना तो कह सकते हैं बहुत अच्छा स्कोर किया, ना कह सकते कि बुरा स्कोर किया, इस तरीके की कुछ भी बातें नहीं कह सकते। लेकिन अगर 2 स्टूडेंट है, एक ने 6 नंबर लेके आए, तो ये कह सकते हैं कि ये कमजोर है और ये इंटेलिजेंट है। अब कई स्टूडेंट जो वो ये कहेंगे कि सर कोई 0 लेके आए, तब तो हम कह देंगे 0 लेके आए 10 में से तो कमजोर। हो सकता है कि वो 6 में पढ़ रहा हो और आपने उससे 10th का पेपर दे दिया हो, तो भी तो 0 में से 10 आ सकते हैं ना। अकेला डाटा जो है वो उतना काम का नहीं होता है जब तक वो कंपेरेटिव ना हो। तो इस वजह से ये परसेंटेज वगैरह आप जो भी देखते हैं, ये परसेंटेज क्या है, कंपैरिजन के लिए। वैसे आपको अपना कंपैरिजन सिर्फ खुद के साथ करना चाहिए, लेकिन यहाँ स्टेट्स जो वो तभी कारगर होगी जब आप क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। आप भी अपने एक डाटा को कंपेयर नहीं कर सकते, आप भी अपने 2 या 2 से ज़्यादा डाटा होंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। आपने इस साल के रिकॉर्ड पीछे वाले साल के रिकॉर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आपकी सिर्फ इसी साल का रिकॉर्ड होगा तो आप उसको किससे कंपेयर करेंगे और क्या निष्कर्ष निकालेंगे। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन है, ये वैसे 100% तो कवर नहीं करती, लेकिन ये काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ जो वो कवर करती है। तो क्या है स्टेट्स का मतलब कि इसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होते हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो कि बहुत सारे कारणों से अफेक्टेड होते हैं, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेट करके बता सकते हैं या कुछ एस्टिमेट करके बता सकते हैं, और वो भी रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ बताते हैं, और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर डाटा वगैरह कलेक्ट करके ये सारे कुछ करते हैं, और उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं स्टेट्स के, ये जो डेफिनेशन पढ़े हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स से, कुछ भी नहीं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मोर देन 1 होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। एक होमोजेनिटी का मतलब क्या हो गया, देखो अभी तो आपने ये वर्ड सुना होगा, एक जैसे ये ए है, इसकी हाइट जो है वो ये है, और बी जो है इसका
वेट, मान लीजिए इसकी हाइट 5-10 है और इसका वेट 70 है। क्या इस डाटा से आप कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे क्या? नहीं। पहली बात तो अगर सिर्फ एक ही हाइट दे रखी है, क्या इससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे क्या? नहीं भाई, आप एक ही हाइट है 5-10 है, तो क्या आप उसे कह सकते हैं कि वो एक लंबा व्यक्ति है या वो छोटा व्यक्ति है या एवरेज साइज का व्यक्ति है? क्या कुछ भी कह पाएंगे क्या? समझ पा रहे हैं बात? सर क्यों कुछ भी नहीं कह पाएंगे? हम तो कह देंगे 5-10 है मतलब एवरेज हाइट है। ये आप इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एवरेज हाइट जो वो क्या रहती है। अगर आपको पता ना हो एवरेज हाइट और सिर्फ एक ही बंदा हो और उसकी हाइट 5-10 हो, तो उस केस के अंदर क्या आप ये कह सकते हैं कि वो टॉल लंबा है या वो साइज के अंदर कम है? ऐसा कुछ कह पाएंगे क्या? नहीं। कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब यहाँ पर डाटा ज़्यादा होंगे और उसके अलावा डाटा जो वो एक जैसे होंगे। ए की हाइट है और बी का वेट है, क्या आप कंपेयर कर पाएंगे क्या? नहीं। ए की हाइट है तो बी की भी आप क्या कीजिएगा, हाइट लीजिएगा, फिर आप कंपेयर करके कुछ डाटा कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इनकी एवरेज हाइट क्या है, कौन लंबा है कौन छोटा है वगैरह सब कुछ। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ऊपर पूरी बात कर रखा है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर भी हमने बात की कि जो भी होंगे वो उनको हम क्या करेंगे, नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, चाहे क्वालिटेटिव है चाहे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो मतलब क्या, जो पहले से नंबर्स में है, और क्वालिटेटिव क्या होते हैं, इनको जो इसमें कौन से आएंगे, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्वालिटी, इनको हम क्या करते हैं, इनके ऊपर स्ट्रेस लगाने के लिए इनको हम क्या करते हैं, क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके हम इसके ऊपर कुछ भी कर पाते हैं। एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड, या तो हम कैलकुलेट करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड करते हैं। जैसे पोल जो है वो क्या है, एक तरीके से एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, ये एक तरीके से एस्टिमेटेड। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, सिस्टमेटिक कलेक्शन डाटा का होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड पर्पज के हिसाब से करते हैं, और प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर लाइक परसेंटेज, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। ध्यान से समझिएगा, पूरे स्टेट्स के अंदर ये जो है ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। रीजन क्या है, देखिए वैसे मैं डेफिनेशन, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं आगे भी लेता, अगर लास्ट के अंदर भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ हम वो थ्योरी ले रहे हैं जो आपके यहाँ जो चैप्टर पढ़ोगे उस वक्त ये मान के चलेंगे कि ये थ्योरी जो वो आपको पता है। एब्सोल्यूट मेजर क्या है, जैसे समझिएगा, एक 20 नंबर का टेस्ट हुआ जिसमें से एक स्टूडेंट जो वो 8 नंबर लेके आया। क्लियर है? एक स्टूडेंट 8 नंबर लेके आया 20 में से। क्लियर है? एक स्टूडेंट जो है वो 12 नंबर लेके आया 13 नंबर लेके आया, मान लीजिए 35 में से। ए इंटेलिजेंट है या बी इंटेलिजेंट है, हम पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम स्केल पे नहीं है। इसका टेस्ट 20 नंबर का, इसका टेस्ट 35 नंबर का है। 20 में से 8 नंबर आए, ये जो है ये एक्चुअल डाटा है। ये क्या है? एक्चुअल डाटा है। ये क्या है? एक्चुअल डाटा है। इनको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मेजर। ये क्या है? एब्सोल्यूट मेजर। ये क्या है? एब्सोल्यूट मेजर, मतलब कि जो है सो है। ये क्या है? एब्सोल्यूट मेजर। क्लियर है? अब इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो इनको क्या करेंगे, हम इनके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। आपने क्या किया? परसेंटेज कैलकुलेट किया, और परसेंटेज जो है वो इस तरीके से हुआ। आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया, इसको कहा कि आपके आए 8 आए 20 में से, तो 100 में से कितने आएंगे? 13 आए आपके 35 में से, तो आपके 100 में से कितने आएंगे? तो ये होगा 8/20 इंटू 100, कितना हो गया? 40%। 13/35 इंटू 100 कितने आए आपके? 37.1428%। अब ये क्या है? परसेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये भी कह रहा है कि परसेंट है,
हर 100 पे, हर 100 पर, और ये भी क्या कह रहा है 100 पर। मतलब क्या हुआ, अगर 100 नंबर का टेस्ट लिया जाता तो बच्चे ए तुम कितने लेके आते 40, और बी तुम 100 नंबर का टेस्ट होता ही तो तुम कितने नंबर लेके आते 37.1428। ये जो है ये क्या है, कंपेयर करने के लिए एलिजिबल है, तो इनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव टर्म या रिलेटिव मेजर। क्यों कहते हैं इसको रिलेटिव मेजर, क्योंकि यहाँ रिलेशन एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं कि भाई ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट है, ये कमज़ोर है, ये मतलब ये पढ़ने में ज़्यादा सही है, इसने ज़्यादा मेहनत की, इसने कम मेहनत की। कमज़ोर कोई नहीं होता, किसने मेहनत ज़्यादा की, किसने मेहनत कम की, इसने मेहनत ज़्यादा की, इसने मेहनत कम की। इस तरीके के रिलेशन जो है वो क्या एस्टेब्लिश हो सकते हैं, रिलेटिव मेजर। अगर आपने एफएम पढ़ी हो तो उसके अंदर पढ़ा होगा एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कि एनपीवी जो है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर है, और आईआरआर जो है वो क्या है, रीजनेबल मेजर है। क्यों सर एनपीवी जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है और आईआरआर जो है वो रिलेटिव मेजर है? क्योंकि एनपीवी क्या बताएगा, प्रोजेक्ट ए 30,000 रुपये बचाएगा, प्रोजेक्ट बी जो है वो 50,000 बचाएगा। क्लियर है? अब ये 30,000 कितना इन्वेस्टमेंट है वगैरह ये नहीं पता चलेगा, वो अपने को अलग से पता करना पड़ेगा। लेकिन आईआरआर क्या बताता है, आईआरआर कहता है कि ये 10% कमा के देगा, ये 12% कमा के देगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो आप भी आगे जहाँ भी पढ़ोगे वहाँ पर आपकी दो चीज़ें होगी कि ये अगर कहीं पे लिखा गया है कि ये जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है, मतलब क्या है कि वो जो एडजेक्ट बताएगा भाई, जैसे कि ये चीज़ है। क्लियर है? और जहां बताएगा रिलेटिव मेजर, मतलब कि वो क्या करेगा, कंपेरेटिव होगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि भाई 20 में से उसके 5 नंबर आए हैं तो ये 5/20 ही लिखेगा। लेकिन रिलेटिव क्या करेगा, उसे इस तरीके से लिखेगा ताकि उसका और किसी के साथ कंपेयर किया जा सके। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजर और ये हो गया आपका रिलेटिव मेजर। क्लियर भाई? इसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के ऑब्जेक्ट क्या है, मेक सेंस आउट ऑफ द फैक्ट एंड फिगर टू प्रूव द अननोन एंड थ्रो द लाइट ऑन वेरियस प्रॉब्लम। कि भाई हम स्टेट्स क्यों यूज करते हैं, देखिए स्टेट्स का साथ एक वर्ड यूज किया जाता है, रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है, जो पहले से नहीं जाना गया और जिसे हम जान रहे हैं, या फिर जो पहले से जाना गया उसके अंदर और कुछ जान रहे हैं। अगर ये दोनों काम करते हैं तो वो क्या कहलाता, रिसर्च। क्लियर? तो रिसर्च के अंदर आप जब भी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, स्टेट्स एंड रिसर्च। या फिर आपने एमकॉम के अंदर पढ़ा होगा ओआर, ऑपरेशनल रिसर्च जो है वो आपने पढ़ा होगा, या सी फाइनल के अंदर पढ़ा होगा, जिसके अंदर बहुत सारे आपने ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसे चैप्टर जो वो देखे होंगे। हो सकता है देखे हो, नहीं भी देखे हो तो कोई चिंता की बात नहीं। तो हम स्टेट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो हम स्टेट्स जो वो इस वजह से करते हैं ताकि हम क्या करें, या जो फैक्ट और फिगर है उनकी मदद से या तो जो नहीं जानते उसको जान पाए, या फिर जो जानते हैं उसके ऊपर और कुछ लाइट और कुछ प्रकाश डाल पाए और कुछ उसमें इंफॉर्मेशन जो हासिल कर पाए। तो मेक सेंस आउट ऑफ फैक्ट एंड फिगर, जैसे कि भारत के अंदर एवरेज इनकम जो वो, अगर भारत के अंदर जैसे 140 करोड़ लोगों की इनकम लिख दे कि भाई ये जो है मंथली 30,000 कमाता है, ये 50,000 कमाता है, ये 50 रुपये कमाता है, ये 500 रुपये कमाता है, ये 5 करोड़ कमाता है, ये 500 करोड़ कमाता है, क्या इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर आपने एवरेज इनकम निकाल दी कि भाई एवरेज भारत के अंदर हर आदमी 20,000 कमाता है, मान लीजिए ये 2020 के अंदर है, और 2021 के अंदर यही आदमी 18,000 कमाता है। मतलब क्या हुआ, हम ये पता कर सकते हैं कि भाई भारत के अंदर एवरेज इनकम जो है वो हर आदमी की कम हुई है। महंगाई जो है वो एवरेज कैलकुलेट करके हम कर सकते हैं। तो ये जो डाटा यूं ही पड़े थे बेचारे, यूं ही फेंके गए थे जिनको, उनके ऊपर आपने कुछ काम करके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली ताकि वो डाटा कुछ बोलने शुरू हो जाए। समझ पा रहे हैं बात? ये डाटा यूं ही पड़े थे बेचारे, लेकिन इससे कुछ आपने कैलकुलेट करके आपने कुछ उनसे बुलवाया, कुछ उनसे उनके ऊपर और लाइट डाली। जैसे एक क्लास ए थी जिसमें 30 स्टूडेंट थे और क्लास बी थी जिसके अंदर 50 स्टूडेंट थे। इनके 30 के टेस्ट लिए गए थे, 10 नंबर का टेस्ट था मान लीजिए।
इसमें से किसी के 5 आए, 4 आए, किसी के 7 आए, किसी के 9 आए, इसमें से भी किसी के 3 आए, किसी के 10 आए, किसी के 9 आए, किसी के 8 आए। इस तरीके से ए क्लास थी और बी क्लास थी, ये डाटा आपको कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन आपने कहा कि इनकी एवरेज मार्क्स जो वो कितने 7 है और इनके एवरेज मार्क्स 8 है। तो ये करने के बाद आप पता कर सकते हैं भाई ए क्लास से बी क्लास जो वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा मार्क्स लेके आ रही है। क्लियर है? तो मेक सेंस आउट ऑफ फैक्ट एंड फिगर टू प्रोब द अननोन, या फिर जो हमें पता है उसके ऊपर और ज़्यादा लाइट डाल दें। ओरिजिन और ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं, थ्योरी है कि भाई कहाँ से आए, लैटिन या ग्रीक वर्ड से आते हैं, इटालियन और ये फ्रेंच वर्ड से। सबका मतलब क्या था, पॉलिटिकल स्टेट्स था। इंडिया के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के अंदर या अकबर के अंदर टाइम के अंदर इसके स्टेट्स के इस्तेमाल दिखते हैं कि भाई उन्होंने लोगों के डाटा कैलकुलेट किए थे, जानवरों के डाटा वगैरह कैलकुलेट किए थे, किसके पास कितना डाटा, कितने मवेशी है, कितने खेत है वगैरह। तो ये उस टाइम से भाई ये जो कैलकुलेट करते हैं आप, जनसंख्या कैलकुलेट करना हो गया, ये भी क्या एक तरीके से स्टेट्स हो गए, ये भी एक तरीके से डाटा हो गया। तो ये इंडिया के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, जो कि चाणक्य के चेले थे, मतलब उनके शिष्य थे, और चाणक्य ने, जिन्होंने सुना होगा आपने चाणक्य के बारे में, तो ये वहां से जो है इसका ओरिजिन हुआ था। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आपने सुना होगा कि भाई चाणक्य जो है वो जब मगध से निकले थे तो कह के निकले थे कि मैं किसी को भी सड़क से उठा के राजा बना दूंगा, इस तरीके से वो, और जब तक नहीं बना देता तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा, ऐसा करके निकले थे। फिर बाहर उन्होंने किसी बच्चे को देखा खेलते हुए, वो राजा बना हुआ था, खटाखट से डिसीजन ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये सही बंदा है, इसको अपन पकड़ते हैं और इसी को राजा बनाएंगे। फिर उसके घर पे गए, उसके माँ को बताया कि भाई इसको राजा बनाएंगे। माँ तो खुश हो गई, मजा आ गया, आया है, अब पता नहीं बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, कम से कम कह तो रहा है मेरे बेटे को राजा बनाने। तो उसकी काफी आओ भगत करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो हाथ देख के बोलते हैं कि इसके हाथ के अंदर तो वो लकीर नहीं है जिससे राजा बन पाए। तो उसकी माँ रोने लग जाती है। तो वो चंद्रगुप्त जो है वो अंदर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहाँ जो है वो लाइन नहीं है मेरी। तो वो वहाँ जाके चाकू से काट देते हैं कि अब लाइन हो गई। तो फिर चाणक्य को लगता है हाँ मैंने बंदा तो सही सेलेक्ट किया, जिन्होंने आगे चाणक्य ने अर्थशास्त्र वगैरह लिखी थी। और चाणक्य मतलब काफ़ी पढ़ने लायक है, आप अगर कभी टाइम हो तो पढ़ सकते हैं। उनके ऊपर बुक भी है और अभी तो काफ़ी सारे उनके ऊपर ऑडियो भी आ रखे हैं अर्थशास्त्र वगैरह के ऊपर। क्लियर? टू सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में पढ़ा जाता है, एक तो प्लूरल सेंस या न्यूमेरिकल सेंस, और एक सिंगुलर सेंस। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। देखो सिंगुलर के अंदर क्या है, जो डाटा वगैरह कलेक्ट करना वगैरह सब कुछ है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये सारे सारे क्या है सिंगुलर सेंस के अंदर। इसको क्या कहा जाता है, सिंगुलर सेंस। और प्लूरल सेंस के अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट या न्यूमेरिकल डाटा, जो बहुत सारे डाटा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लूरल सेंस के स्टैटिस्टिक्स। और जो इनको कलेक्ट करने के मेथड है वो आपके क्या हो जाएंगे, सिंगुलर सेंस। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये है। क्लियर है? तो यहाँ तक का अपन आज देखते हैं, बाकी का कल देखते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये कल देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।